इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड, डीएलएड या अन्य शिक्षक बनने की जो डिग्रियां हैं उसको प्राप्त करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी संबंधित अन्य जो भी पात्रता परीक्षा है उसको पास करने के बाद आप यदि शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो बिहार सरकार में शिक्षक बहाली की एक नई प्रक्रिया आई है, जिससे हम लोग बीपीएससी के द्वारा राज्यकर्मी के लिए नियोजित शिक्षकों की जो प्रक्रिया है उसके तहत फॉर्म फिलअप हो रही है। क्या क्या उसके लिए रिक्वायर्ड पेपर्स हैं, क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह आज का वीडियो वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं निश्चित रूप से उपयोगी होगा और उनके लिए निश्चित रूप से सहायक होगा, जिससे कि वह अपने फॉर्म को भरने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे कि नहीं आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको यह कैसा लगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो भी एक मार्गदर्शन का काम करेगी मेरे लिए, आपके लिए और वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि हमारे क्षेत्र से अर्थात शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा न समय लेते हुए कि आप यदि नए हैं तो पूरे आखिरी तक देखें और पुराने हैं तो भी आप आखिरी तक देखें कि उससे शिक्षक बनने के लिए जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ किन किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उस सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह फॉर्मेट है जिसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसके बाद बारी आती है, आप जो देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट नंबर अर्थात विज्ञापन संख्या क्या है तो 26/2023 है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जिसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कि स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दी गई है। इसके बाद जो है कि आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, वह कैंडिडेट्स फादर्स नेम। कैंडिडेट्स फादर्स नेम में सबसे यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं। इसमें है फर्स्ट कॉलम जिसमें फर्स्ट नेम इंटर करना है, मिडिल कॉलम है और लास्ट है। अर्थात यदि आपके 3 शब्द के नाम हैं तो आप ऐसी स्थिति में सबसे पहले फर्स्ट डालेंगे ऊपर वाले में, सेकेंड वाले में मिडिल वाला डालेंगे और थर्ड वाले में लास्ट वाला। जैसे चंद्र मोहन सिंह यदि आपका नाम है तो सबसे 1 नंबर में चंद्र डालेंगे, दूसरे में मोहन डालेंगे और तीसरे में सिंह डालेंगे। यदि आपका 2 ही नेम है, 2 ही शब्द के नेम है तो सबसे ऊपर वाले में डालेंगे और उसके बाद सेकेंड वाले में डालेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ता है कि है फादर्स नेम। फादर्स नेम में आपको अपने फादर का नाम डालना है। सभी कॉलम इसमें कैपिटल लेटर में डाले जाएंगे और मैक्सिमम रूप से जो है कि इसमें पूरे फॉर्म इंग्लिश में ही भरने को दिए गए हैं। फादर्स नेम डालना है, इंटर द फादर्स नेम यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद है हस्बैंड नेम। यदि आप विवाहिता हैं, महिला हैं तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ लिखा है विवाहिता महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए है तो हस्बैंड का नाम डालना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद है मदर्स नेम। जो कैंडिडेट हैं पुरुष हो या महिला हैं उनके मदर का नाम डालना है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट आईडी टाइप्स। सेलेक्ट आईडी टाइप्स अभिप्राय यहाँ यह है कि आपको कौन सी आईडी है, आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनके पास आधार ही है, इसीलिए आधार को हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर जो है उसको यहाँ डालना है। इंटर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप यह 12 डिजिट का आधार नंबर आता है जिसे आप लोग यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपलोड आधार PDF अर्थात आपको अपने आधार को भी अपलोड करना है सिस्टम पर, यानी कि आपका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके बाद बारी आ रही है आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। यदि हैं तो एस में टिक करिएगा, नहीं है तो नो के टिक करिएगा। उसके बाद आर यू द परमानेंट रेसिडेंट, आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ द बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो हाँ करिएगा, नहीं है तो ना करिएगा, नो में कीजिएगा। उसके बाद इंटर द परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल्स। उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसका सर्टिफिकेट नंबर दिया गया होगा जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं और उसके बगल में डेट ऑफ इशूज़ जो है कि वह भी दिया हुआ है।
तो वह आप यहाँ से परमानेंट सर्टिफिकेट और यहाँ पर इशू का डेट डालिएगा, यानी कि किस तिथि को निर्गत हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अपलोड द परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर आप अपना एड्रेस, परमानेंट जो रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र है उसे आप अपलोड भी करेंगे। उसके बाद अगला कॉलम है डू यू बिलोंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरी। अब बारी आती है आरक्षण का। यदि आप लाभ ले रहे हैं तो वैसी स्थिति में हाँ या ना, येस और नो में इसका जवाब देना है। इफ़ येस देन सेलेक्ट द कैटेगरी कोड, सेलेक्ट कास्ट नेम। यहाँ देखिए EWS, SC, ST, OBC या EBC में आते हैं, जिसमें भी आते हैं उसको डालना है। उसके बाद सेलेक्ट द कोड, जिस जाति से हैं उसको इसमें अपनी जाति भरिएगा। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हो तो जाति से अभिप्राय यहाँ यह है कि यदि आप ब्राह्मण हैं, यदि आप भूमिहार है, राजपूत है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, धोबी है, पासवान है, इस तरीके से आपकी एक जाति होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, डालेंगे। इसमें जाति भी डालनी है ऊपर में इंडिकेट करने के बाद। उसके बाद BC में यदि आप आते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको BC का दिखा रहा है, तो यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर अर्थात NCLC को दिखा रहा है, इंटर NCLC सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो उसको आप सर्टिफिकेट डिटेल्स डालेंगे और डेट ऑफ इशूज़ क्या है उस पर आपको डालना है। इस प्रकार से अपलोड हो जाता है आपका अपलोड द सर्टिफिकेट। फिर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा तो अब आ जाती है आपकी, यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ से बारी आती है कि आप शादीशुदा हैं कि क्या हैं। वैसी स्थिति में मैरिटल स्टेटस आपको डालना है, जिसमें लिखता है मैरिड, अनमैरिड और अदर्स। शादीशुदा हैं कि नहीं है, तो वैसी स्थिति में अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड में टिक करेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड को टिक करेंगे। उसके बाद आपकी बारी आ जाती है जेंडर अर्थात लिंग। लिंग में आप क्या हैं कि मेल हैं या फीमेल हैं या थर्ड जेंडर है। थर्ड जेंडर से अभिप्राय होता है जो पुरुष और महिला के अतिरिक्त यदि कोई तीसरा जेंडर है तो उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, थर्ड जेंडर। उसके बाद कहा जाता है कि आर यू ग्रैंडसन और द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एज इट इज़ मेंशन्ड हियर। यहाँ दिखा रहा है कि आपके पिताजी या दादाजी जो हैं, यदि किसी तरीके से ग्रैंड डॉटर कहा जा रहा है अर्थात दादाजी आप पोता या नाती में या ग्रैंड डॉटर में हैं या ग्रैंडसन में है जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है। येस या नो में आप देख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि आर यू पर्सन विथ द बेंचमार्क ऑफ द डिसेबिलिटी अर्थात किसी प्रकार के अंदर किसी भी विकलांगता के या दिव्यांगता के आप यदि शिकार हैं या आपको इसका लाभ लेना है, तो वैसी स्थिति में आपको हाँ या नो में जवाब देना है। इसमें परसेंटेज भी दिया गया है कि कम से कम 40% की आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और वैसी स्थिति में ही आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो डिसेबिलिटी को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। इस परसेंटेज के आधार पर अपनी डिसेबिलिटी को आप दिखाएं कि आप विकलांगता में या दिव्यांगता में कैसे, किस स्तर का आपका है, कितने % का है। यहाँ साफ साफ लिख रहा है एप्लीकेबल ओनली फॉर 40% लेस देन और इक्वल टू करके यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है कि इफ़ एस नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी। कई तरह के डिसेबिलिटी हैं यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे कहता है विजुअल अर्थात देखने में दिक्कत है, हेयरिंग माने सुनने में दिक्कत है, ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी वगैरह संबंधित कोई दिक्कत हो जिसमें कि टूटा फूटा है शरीर का कोई अंग और वह हड्डी टूट गई हुई है, वैसे लोगों के लिए। उसके बाद मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि मानसिक रूप से यदि अविकसित हैं, अल्प विकसित वाले अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका पार्ट 2 आपका पूरा हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 3 में। फॉर्म का जो भरना है, 2 पार्ट में फॉर्म फिलअप की पूरी प्रक्रिया हो चुकी हुई है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या है कि इंटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स। आप जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं यदि डिसेबल हैं तो उनके लिए यह अभी का स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो उनको अपना सर्टिफिकेट यहाँ डालना है और किस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ उसको डालना है। उसके बाद है कि आप कुछ दिन पहले सरकार ने निकाली थी एक नोटिफिकेशन की किन किन विभाग से निर्गत होने वाले जारी होने वाले जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होंगे। तो आपको यहाँ दिखाना होगा, वह यहाँ दिखा रहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है उसका ऑप्शन आपको यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं उसमें से निकलता है और उसके बाद आप इसको बताएंगे कि किसी संस्थान से आपको यह विकलांगता सर्टिफिकेट मिला है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, अपलोड द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है यहाँ तक अपलोड हो गया और विकलांगता संबंधित पूरी क्राइटेरिया जो है कि आपने फुलफिल कर दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें जो आगे दिया हुआ है वह यह है कि डू यू वांट टू
cancellation of the fee as per the advertisement here for the, यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल आप किस कैटेगरी में है, जो कि अपनी जो आपको फीस संबंधी कंसेशन मिलने वाली है, कंसेशन का क्या लाभ लेना है, तो उसका आपको यदि ले रहे हैं लाभ तो हाँ करेंगे, यदि लाभ नहीं ले रहे हैं तो उसमें नो करेंगे। उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप वैसे लोगों के रिलेटिव हैं जिनके घर में एक्स सर्विसमैन आपके रिलेशन में आते हैं, आर्मी में हैं, नेवी में है और एयरफोर्स में, तो किसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं एयरफोर्स या आर्मी नेवी से, तो आपको इसका भी लाभ दिया जा रहा है। उसके बाद है पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय स्थानांतरित नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक। अब बारी आ जा रही है जो पहले से ऑलरेडी टीचर रह चुके हैं, अर्थात टीचर हैं, उनके लिए अब यहाँ से कॉलम शुरू हो रहा है। जो टीचर हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास से पहले से सर्विस कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि राजकर्मी के बनने के लिए उन्हें भी मौका दिया जाए, तो वैसे लोगों के लिए है यह अब कैटेगरी शुरू हो रही है। अब यहाँ देखिए पंचायती राज संस्थान तथा नगर निकाय संस्थागत नियुक्ति का कार्यक्षेत्र, अर्थात आप किस जगह पर कैसे आपकी नियुक्ति हुई है इसके बारे में विशेष बताना है, जिसमें कहा गया है कि इंटर द डेजिग्नेशन। जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, हाँ में नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि हाँ में करते हैं तो आपको डालना हो इंटर द डेजिग्नेशन, अर्थात किस पद पर हैं आप, शिक्षक हैं या फिर क्या हैं, अन्य किसी पद पर हैं, तो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद आता है इंटर योर स्कूल। इंटर योर स्कूल में हो जाता है कि जिस स्कूल में आप कार्यरत हैं उस स्कूल का नाम इस कॉलम में डालिएगा। उसके बाद है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, आप किस ज़िला में अभी कार्यरत हैं उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको ऑप्शन में खुलेगा और उसके आधार से आप इसको डालेंगे। उसके बाद आगे जो कॉलम आ जाता है वह है कि अपने प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कौन सा है, अर्थात आपने जो डिग्री ली हुई है वह आपके पास कौन सी है, इसके आधार पर आपको यहाँ पर डिग्री का ये करना है कि कैसे ये होगा। बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, बीएड, एमएससी, एमएड वगैरह वगैरह बहुत सारी इसमें दी गई है। आप किस योग्यता के साथ यहाँ पर हैं, जो कि योग्यता आपको दिखाई गई है, इस योग्यता में से आप किस योग्यता को कवर करते हैं, तो उस योग्यता के आधार पर आपको इसमें से ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आप इसको डालेंगे। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है। उसके बाद आय के द्वारा आपके द्वारा उत्तीर्ण दक्षता परीक्षा, क्या आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपने पात्रता परीक्षा पास की होगी, दक्षता परीक्षा पास की होगी। यहाँ लिखता है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षकों के लिए, 2012 से जो नियुक्त हैं उसके लिए, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर टीईटी वगैरह करके नहीं हुआ करता था, जिसके लिए यहाँ पर आपको ये करने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण दक्षता परीक्षा क्या है, आप देख रहे हैं। उसके बाद है कि इनमें से किस पात्रता परीक्षा की योग्यता के धारक हैं आप, तो CTT पास किया है, BTT पास किया है, तो आप इसको ये लिखेंगे। उसके बाद आता है कि बिहार स्टेट पेपर 1 माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, या फिर जो आपने जो STT पास किया है, बिहार STT पेपर 1 को जब आप भरेंगे तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए भर रहे हैं, या फिर पात्रता उत्तीर्णता का वर्ष आपका क्या है, यानी कि आप जो भर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए उसके लिए है, उसके लिए आपने कब पास किया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है। उसके बाद बारी आती है कि दूसरी कैटेगरी में यदि आप भर रहे हैं बिहार STT पेपर 2 के लिए भर रहे हैं, उच्च माध्यमिक अध्यापक बनने के लिए, तो उसके लिए है कि पात्रता आपने कौन सी पास की हुई है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की, या वाणिज्य संकाय के माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2022 की। अभी कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया है, आप लोग जो भी अभ्यर्थी इसके लिए परीक्षा दिए होंगे उनको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। इसमें से आप किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं STT बनने के लिए, तो आप इसको ध्यान से दीजिएगा। उसके बाद आता है इंटर द CTT पेपर BTT प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 बनने के लिए है। इसमें से आप जो शिक्षक बनेंगे 1 to 5 के लिए, उसमें से आपने कौन सी परीक्षा पास की हुई है। BTT अर्थात बहुत पहले बिहार सरकार ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा ली हुई थी, और CTT तो आप जान ही रहे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है, तो उसका सर्टिफिकेट जो होगा और उसका इशू डेट जो होगा उसको यहाँ पर आपको लिखना है, नंबर लिखना है और कौन सी डेट में डाली गई थी। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हैं। अब बारी आ जाती है यहाँ पर कि आगे कैसे फिलअप किया है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। अभी तक जो है कि सारा डिटेल्स आपका डाला गया था, अब डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके पास एड्रेस लिखना है, 3 लाइन में आपको अपने एड्रेस देने हैं, एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस अर्थात पत्राचार का पता आपको देना है। 1 लाइन में आप अपना जो है, 2 लाइन में, 3 लाइन में इस तरीके से डालेंगे। स्टेट के लिए अलग से स्पेस दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग दिया गया है, पिन कोड के लिए अलग दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं परमानेंट एड्रेस के लिए आपको फिर अलग से कुछ कॉलम दिए गए हैं। ऊपर में जो दिया गया था वह था पत्राचार के लिए, और परमानेंट एड्रेस के लिए दिया गया है, जिसमें सब कुछ आपको इसमें इंकित किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फॉर्म फिलअप होता जा रहा है। जहाँ दिक्कत होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इसको समझ रहे होंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो आप इसको जहाँ आप कैफ़े में हैं उनके माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर आप हमारे पास भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या को लिख के भेजेंगे, तो मैं उसकी जहाँ तक होगा दूर करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद आता है, डू यू हैव द रिक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट फॉर द मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। जैसा कि ऊपर में आपने देखा कि सभी फॉर्म को फिलअप करने के पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए जो क्राइटेरिया दी गई थी नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में, उसको आप संतुष्ट हैं तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। उसके बाद बारी आ जाती है कि आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, तथा कन्फर्म ईमेल एड्रेस जब आएगा तो उसमें आपको एक जानकारी मिलेगी, एक बार और दो बार, दो बार आपको ईमेल एड्रेस डालने हैं, ठीक है। उसके बाद है कि मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, जिसके माध्यम से आपको OTP आकर के मिलेगा। और उसके बाद ये जो होता है इसको कहा जाता है कैप्चुला है। कैप्चुला के आधार पर आप इसको जो है कि आप अपने फॉर्म को यह बताता है कि आपने 100% जो जानकारी दी है वह सभी सही है और आप उसको संतुष्ट होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देने की कोशिश नहीं करिएगा। गलत देने की स्थिति में आपको हो सकता है कि बिहार विद्यालय जो BPSC है आपकी जो परीक्षा ले रही है वह आपकी अगली बार से जो पात्रता होगी, योग्यता होगी, उसको वह सील कर सकती है, अर्थात प्रतिबंधित कर सकती है। और अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, आपको कौन कौन से पेपर लगेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए उस पर भी थोड़ा ध्यान डालते हैं। आइए तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आप अच्छे से तैयारी करके अपने इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है BPSC RTE 2023 आवेदन शुरू हो रहा है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हैं आप इसको ध्यान से देखेंगे। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। आवेदन में आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है। और उसके बाद है कि जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी को ही अपलोड करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और बता देना चाहते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, यदि महिलाएं कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं तो उनको शादीशुदा हैं, यदि विवाहित हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें अपने मायके से बनवाना पड़ेगा, और यदि अविवाहिता हैं तो उनके अपना जो आवासीय ज़िला है वहाँ से इसको बनवाना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी अभ्यर्थी जो कि महिलाएं शादीशुदा हैं वह कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है कि कैसे करना है। तो उनको स्पष्ट बता दिया जाता है कि उनके लिए जाति प्रमाण पत्र अपने मायके वाली स्थिति से, जहाँ से उनका अपना पैतृक निवास है, वहाँ से जाति प्रमाण पत्र आपको निर्गत कराने होंगे। EWS का दावा करने वाले विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को जो है कि आपका अपना जो EWS सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पेपर की आवश्यकता है। उसके बाद आगे आप देखें कि इसमें नेक्स्ट कौन सी पेपर की आवश्यकता होती है। तो जो नेक्स्ट है, दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही साथ दिव्यांग अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान BPSC अपनी ओर से भी जांच कराएगी। गलत पाए जाने पर BPSC ऐसे अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट में डाल देगी। ब्लैक लिस्ट से अभिप्राय है कि आगे भी भविष्य में किसी प्रकार का दावेदारी जो गवर्नमेंट की सर्विस के लिए होता है उसमें आप नहीं कर सकेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गलत जानकारी नहीं देंगे। गलत जानकारी देने पर आपके भविष्य के लिए भी यह जो अप्लाई करने के लिए जो योग्यता है वह समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आ रही है कि CTT या STT अभ्यर्थी को अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, तथा अर्थात यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य ही नहीं बल्कि प्रमाण पत्र भी जारी होना अनिवार्य है। आपने जो CTT या STT की परीक्षा पास की हुई, आपके पास निश्चित रूप से सर्टिफिकेट होगा। जिनको हार्ड कॉपी मिली है वो हार्ड कॉपी जमा करेंगे, या जिनकी को फिर अपना डिजी-लॉकर के पास है तो उनसे लेकर के भी आपको सबमिट करना है, इसमें अपलोड करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बारी आती है कि नियोजित शिक्षक की ज्वाइनिंग लेटर भी अपलोड करनी हुई। नियोजित शिक्षक जो हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि उसमें एक कॉलम नियोजित शिक्षकों के लिए है,
वह कॉलम यदि आप पूरा करते हैं, अर्थात आप नियोजित शिक्षक में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी ज्वाइनिंग लेटर भी अपलोड करनी होगी। अंतिम शैक्षणिक योग्यता के साथ बीएड, डीएलएड या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। आपने जो शिक्षक प्रशिक्षण लिया हुआ है उसे भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको यह अपलोड नहीं करना है, लेकिन यदि आप पास आउट हैं तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है उसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्या बता रहा है आपको, यह लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपको अपना फ़ोटो वेब कैम के द्वारा अपलोड करना होगा। अतः आवेदन के दौरान आपको स्वयं उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि जहां फ़ोटो अपलोड करना है वहां पर आपकी फ़ोटो तुरंत वेब कैम से खींच करके डाली जाएगी। उसके बाद आपका सिग्नेचर और हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही होना चाहिए, वह भी आपको अपलोड करना है। इसके साथ ही साथ यह थोड़ा और भी बात को ध्यान देंगे, इसके अलावा किसी भी अन्य प्रमाण पत्र अर्थात 10वीं और 12वीं आदि पर लागू नहीं होगा। इन सभी का अंक पत्र या प्रमाण पत्र या क्रीमी रहित या आपत्तिमान प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभी नहीं कहा जा रहा। ये सभी प्रमाण पत्र आपको ज्वाइनिंग के समय अपलोड करने होंगे। लास्ट में अगर फिर से इस नोट को मैं दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी प्रमाण पत्र को अपलोड करना है वो पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रमाण पत्र अर्थात 10वीं 12वीं यदि लागू ना हो तो इन सभी का अंक पत्र या प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आपके पास नहीं कहा गया है। ये सभी प्रमाण पत्र आप ज्वाइनिंग के समय अपलोड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, शिक्षक बनने के लिए राज्यकर्मी का जो अभी बहाली होने वाली है उसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, यह इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें, अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करें जिससे कि आपको परीक्षा देने का मौका मिल सके। तैयारी को जोर शोर से बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। इसी उम्मीद के साथ कि यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तथा हमारे आपकी फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।